नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिले। 3 बज गए हैं। 3 बड़ी खबरों को जानने का वक्त हो गया है। वो खबरें जिनका सीधा आपसे कनेक्शन होता है, वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए इस शो के जरिए वो 3 खबरें हम चुनकर लाते हैं जिसका असर कहीं ना कहीं आप पर होता है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा होता है, आपकी जेब से जुड़ा होता है, आपकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होता है। हमारा मकसद है कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। 3 बजे की 3 खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। ईरान को लेकर दुनिया ही नहीं, देश भी, लोग जो हैं देश में वो अलग अलग राय में बंटे नजर आ रहे हैं। कहीं समर्थन है तो कहीं सख्त विरोध के सुर बुलंद है। कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, ईरान युद्ध से बढ़ते तनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ आज शाम मंथन की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ तीसरी खबर आप लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे तेल की कीमतें तो कम नहीं होंगी, लेकिन राहत की बात यह है इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी भी नहीं। पहली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। ईरान युद्ध को लेकर एनसी बीजेपी आपस में भिड़ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईरान युद्ध को लेकर खामनेई की मौत पर विरोध जताया। बीजेपी ने एनसी के प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया और कहा यह ठीक नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसे लेकर विधानसभा में इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है और ये टकराव बढ़ता चला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाली सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खामेनेई के पोस्टर्स लहराए गए हैं, ईरान को सपोर्ट करने वाले बैनर और तख्तियां लहराई गई हैं। लोग हाथ में खामेनेई के पोस्टर्स के साथ पहुंचे थे और ये बात ठीक नहीं है। किसी भी देश के बाहर के मामले को सदन के अंदर बिना स्पीकर की अनुमति के रखना, इस तरह से पोस्टर्स लहराना विदेशी नेता के, ये ठीक नहीं है। बीजेपी इस बात में लगातार विरोध करती रही। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष के बीच यानी कि बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई इसी वजह से, और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। एनसी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत और ईरान युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सदन में आयतुल्ला अली खामेनेई का पोस्टर लहरा दिया, जिसका बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, विधानसभा में एनसी विधायकों ने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका दहशतगर्दी बंद करो के नारे भी लगाए। इस खबर पर विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विकास, सबसे पहले इस खबर पर डिटेल, एनसी किस रणनीति के साथ पहुंची थी, इस हंगामे के पीछे की कहानी। देखिए जी, आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो एनसी जानती थी कि कहीं ना कहीं एनएलयू का मुद्दा यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है उसको लेके बीजेपी कहीं ना कहीं बात करेगी। और क्योंकि आज पहले ही बता दिया गया था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो जो है घेराव करेगी सचिवालय के। ऐसे में उससे पहले ही नेशनल कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो खamenei के पोस्टर्स और बैनर लेके वहां पर खड़े थे और उन्होंने जैसे ही सचिवालय की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्हें उस असेंबली कार्रवाई उन्होंने साथ ही शुरू कर दी है यूएस और इजराइल के खिलाफ नारे लगाना और कहीं ना कहीं ईरान के हक में नारे लगाना, जिसको लेकर जो है भाजपा के विधायक भी भड़क गए और उन्होंने एनएलयू को लेकर जो है लगातार वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगने शुरू किए। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, विधायक थे, उन्होंने जो पोस्टर्स पकड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जो ईरान के हक में, उसको लेकर जो है उन्होंने पोस्टर पकड़ के फाड़ दिया। दोनों तरफ से जो है विधायक वेल की तरफ जा रहे थे। ऐसे में जो है उसी समय जो सदन की कार्रवाई थी स्पीकर ने आधे घंटे के लिए जो है स्थगित कर दी। उसके बाद जो भारतीय जनता युवा मोर्चा थी वो इतने में अपना पूरा का पूरा जो प्रदर्शन था उसको लेके जो सचिवालय की तरफ बढ़ी। वहां पर पुलिस से धक्का मुक्की, हालांकि वो सचिवालय तक तो नहीं पहुंचे लेकिन सचिवालय के बाहर पहुंच के
वहां पर वो लगातार जो है वो ये बोल रहे थे कि अब जो है जब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी तब तक जो है ये इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं पर भाजपा विधायकों का ये कहना था कि जो ये ईरान का मुद्दा है ये सेंट्रल का मुद्दा है, केंद्र सरकार को इसको देखना है, इसका जम्मू कश्मीर से लेना देना कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों के लिए है, तो इस पे बात की जाए, जिस पर नेशनल और यूनिवर्सिटी का मुद्दा या कोई अगर अन्य मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उसको उठाया जाए। इस पे हमारी जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है वो इस पे कोई काम नहीं कर सकती, वो इसीलिए नाराज थे। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं हाथापाई की नौबत आ गई थी, लेकिन वहां पे वेल पे जो मौजूद थे जितने भी सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उस समय मामला शांत कराया, और जो असेंबली थी जो उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर वो जो कार्रवाई थी वो आराम से जी। लेकिन एनसी का क्या कहना है इस मामले पर? वो क्यों क्यों इतने उतावले हो रहे हैं ईरान को लेकर? विकास, आपको आवाज मिल रही है? तो विकास के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन एनसी की रणनीति क्या है? जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कवायद है, और ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई कश्मीर के मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, और कश्मीर में हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुद्दे को लेकर काफ़ी ट्वीट करते थे। हालांकि भारत ने इसका कई बार बहुत कड़ा विरोध जताया कि किसी भी दूसरे देश के लीडर को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात पता है, उनकी सियासत के लिहाज से ये बात बहुत सही बैठती है, मुफीद बैठती है, सटीक बैठती है कि वो ईरानी नेता आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, ईरान को लेकर प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, और ये उनके पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी उसको सूट भी करता है। तो वो अपने फायदे के हिसाब से देश का इंटरेस्ट बेशक ताक में चला जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विकास हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। विकास, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इससे क्या लेना देना? वो क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? एक बहुत मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, इसमें एक खास बात देखने वाली है कि कश्मीर की आबादी की बात करें तो कश्मीर संभाग में 15% जो लोग हैं वो शिया समुदाय से हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो इस तरह से वेल में ईरान का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में जो कश्मीर का जो वोट है वो इन जो विधायकों को नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मजबूरी बन चुका था। ऐसे में इसी के चलते आज ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया। हालांकि देखा जाए तो इतने समय से जब से युद्ध चल रहा है तो किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस की तरफ से, कोई भी स्टेट के लेवल पर, हमारे जम्मू कश्मीर के लेवल पे, यूटी के लेवल पर कोई भी इस पर बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन आज अचानक ये मुद्दा इसलिए उठाया गया ताकि अपना वोट बैंक जो है उसको सुरक्षित किया जाए। ये लग रहा है कि सीधी सीधी बात लग रही है, क्योंकि देखिए 70 लाख की आबादी अगर 15% शिया समुदाय के लोग हैं तो कहीं बहुत बड़ा एक वो रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में चुनावों में। 10 लाख के आसपास नंबर्स हो गए, कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास नंबर्स हो गए, एक बड़ा नंबर है। सही बात कह रहे हैं आप। इसी के चलते जो है ये सारी जो है गेम की गई, और जबकि वो भी जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी जानते हैं कि ये इसका मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में उठाकर कोई फायदा नहीं। हालांकि उसके बाद जब सीएम ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझा सकते हैं। ईरान और जो यूएस का युद्ध है इसमें शांति की कोशिश की जाए, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी निभा सकते हैं, तो इसको लेकर उन्हें बात जरूर करनी चाहिए। हालांकि उससे पहले जो जितने भी नेता थे इनके वही विधानसभा राज्य से जुड़े मुद्दों को उठाने की एक जगह होती है, और राज्य से जुड़े मुद्दे पर फैसले लेने की जगह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों लगता है कि ईरान का मसला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जो है वो सामने सामने देखने को मिल रही है। देखिए इस समय जो मुद्दा था जम्मू कश्मीर में वो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, जिसको लेके बच्चों ने, जो लॉ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो कहीं ना कहीं कायवाद शुरू की थी, और अब जब उसमें भाजपा कूदी तो उसके बाद अब उस मामले को कहीं ना कहीं एक काउंटर करने के लिए ईरान का मुद्दा जो है कश्मीर की तरफ से, कश्मीर के जो एमएलए थे उन्होंने उठाया ताकि वो काउंटर किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो उसका जम्मू कश्मीर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके राज्य में जमाखोरी ना हो, गैस तेल की उनके राज्य में इसको लेकर किसी तरह की कालाबाजारी ना हो, और सुनिश्चित होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक जो गैस और तेल का फ्लो है, प्रवाह है, वो
निरंतर जारी रहे, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी की समय में तो यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी सरकार की नजर आती है। विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि आपने क्लियर कर दिया कि मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इन नेताओं को ना तो ईरान से कोई लेना देना है और ना ही देश के लोगों की, राज्य के लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना है नहीं। इन्हें लगता है कि इनके वोट बैंक से मामला जुड़ा हुआ है, इनकी राजनीति इससे फायदे की साबित होगी, तो इसलिए अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले। मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में देश भर के गैर चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ईरान युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर बने तनाव और उसके संभावित असर को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासतौर पर पेट्रोल डीजल सप्लाई, गैस, एलपीजी, महंगाई, लॉजिस्टिक चेन, जरूरी सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल, कालाबाजारी, जमाखोरी पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री पहले ही संसद में संकेत दे चुके हैं कि अगर ईरान के साथ यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर रहेगा। हमारे साथ सुशील तिवारी हमारे रिपोर्टर इस पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुशील, कवायद क्या है, किस बात की कवायद है, इसको कैसे समझा जाए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को जो गैर चुनावी राज्य हैं वहाँ मीटिंग लेने जा रहे हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग लेंगे। ये जो पूरी कवायद है कहीं ना कहीं पूरे देश के जितने राज्य हैं सबके मुख्यमंत्रियों को जोड़ना है, क्योंकि राज्यों में ही सब उनको अपना काम करना है। जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके हिसाब से राज्य में काम होता है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस मीटिंग में जुड़ेंगे। गैर जो जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं उस पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, क्योंकि टीम इंडिया की भावना से काम होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी जब कोरोना हुआ था तो प्रधानमंत्री ने अभी राज्यसभा में और लोकसभा में बोला भी था कि कोरोना के समय में पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री थे सबने मिलजुल के काम किया था और केंद्र सरकार के साथ में, तो सब लोग मिलजुल के काम करें और टीम इंडिया की भावना से काम करें, क्योंकि संकट का समय है। क्योंकि पूरा विश्व इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो उसको लेके प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो राज्य में है कम से कम जो गैस है, चाहे पेट्रोल हो, कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, सबको निर्बाध मिलता रहे, क्योंकि इस तरह की तमाम समस्याएं आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना एक मैनेजमेंट के रूप में इस मीटिंग को करने जा रहे हैं। एक मैनेजमेंट उनका है और साथ में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे तालमेल की बात है। अगर ये तालमेल और मैनेजमेंट साथ चलेगा तो कहीं ना कहीं जो राज्य है वहाँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जो लोग हैं परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह अभी लोगों ने रूमर फैला दिया तमाम गैस के लिए और तमाम पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, तो कहीं इसको साफ किया, कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि पेट्रोल में और डीजल में 10 रुपए की कमी कर दी दोनों में। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल एकदम इस रास्ते पे चल रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और गैस भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। साथ में हॉर्मुज के अलावा और भी जो रास्ते हैं उसका भी उपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री काफी मजबूती से बात कर रहे हैं, पूरे देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए। इसके लिए उन्होंने भी बोला था कि इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उसके तहत राज्यों से कहा है उसका उपयोग करें और इस्तेमाल करें, सबको वो गेहूं घर घर तक पहुंच जाए। जी, एक और कयास जो लगाए जा रहे हैं वो ये कि बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म है, तो इस पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। मुझसे भी कई बार ये लोग पूछते हैं कि क्या कोविड में लॉकडाउन जिस तरह से लगा था क्या उस तरह का सिचुएशन बनने वाला है? तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ बैठक में कुछ मेजर्स को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश करें और उसके बाद नेशन वाइड कोई फैसला लिया जाए, जिसमें कि मसलन वर्क फ्रॉम होम का फैसला हो, जिससे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम इस्तेमाल हो, वीकेंड लॉकडाउन की बात हो, जिससे कि वीकेंड में जब लोगों को जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना आए, इससे पेट्रोल डीजल की बचत हो, गैस की बचत हो। तो क्या इस तरह के मेजर्स की बात हो सकती है, या फिर ये एक पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाने पर चर्चा की और राज्य सरकार को ये भरोसा देने की बात कि हमारे पास तेल में, पेट्रोल डीजल में और गैस की कोई किल्लत नहीं है? दोनों पहलू से जरा बताइएगा।
बिल्कुल विवेक जी, कहीं ना कहीं र्यूमर का बाजार गर्म है। लगातार लोग र्यूमर फैला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया। तो तमाम तरह का र्यूमर जब उड़ता है तो ऐसे में लंबी लंबी कतारें, लोग जहां 5 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है वो लोग पूरा टंकी भरवा रहे हैं, जिनको आवश्यकता भी नहीं पेट्रोल की। वो घर में गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, सिर्फ वो इसलिए भरवा रहे हैं कि हमको दिक्कत ना हो, हमको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह गैस का हाल है। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनके सुझाव भी समझेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं खुद अपनी बात अगर रखते हैं तो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात भी सुनते हैं। तो दोनों जब मिलके सब इस तरह की बातें होंगी तो हो सकता है कुछ वो अपनी बात रखें और साथ में जो देश के हित में कुछ कार्य या कुछ बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बात कह दें कि अब वीकेंड का लॉकडाउन होगा, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक सोचने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री ने कह दिया देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि देश आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर होने की वजह से देश में हर उपलब्धियां हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर हम बात करें फर्टिलाइजर, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में। उन्होंने कहा जो किसान अब खेती करने जा रहे हैं और तमाम उनके अब बुवाई का समय भी आने वाला है, तो वो उनके पास कोई फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने देंगे। हॉर्मूज से क्योंकि फर्टिलाइजर भी आता है, वहां से गैस भी आती है, पेट्रोल भी आता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आम जनता को, किसानों को और जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो अब मीटिंग में आज क्या डिसाइड करते हैं, हो सकता है कुछ डिसीजन दें, कुछ मुख्यमंत्रियों से बात करके कुछ नए रास्ते निकालें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, मैंने मैनेजमेंट की बात की थी, प्रधानमंत्री मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट इतना अच्छा वो भी मुझे लगता है कि सुशील जी, वो कोरोना में युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में ऐसे डिसीजन सामने आ सकते हैं। हालांकि रात की बात यह है कि अमेरिका ने अभी और अगले 10 दिन तक ईरान पर हमला न करने की बात कह दी है, तो वो हमला एक तरफ से रुका हुआ है। तो वो पूरी दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली है और भारत के लिए तो हुरमुज खुला हुआ है, ईरान ने पहले ही इजाजत दे रखी है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ईरान युद्ध के बीच सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। लोगों पर महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो पेट्रोल डीजल पर कीमतों पर नहीं आएगा, यानी कि दाम नहीं बदलेंगे। बेशक इससे सरकारी कंपनियों को थोड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल डीजल खरीदना बहुत महंगा हो रहा है, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनियों को भी खरीदना बहुत महंगा हो रहा है। तो उनको फौरी राहत मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी कि पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी तुरंत बढ़ोतरी के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया गया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी उतार चढ़ाव भरी देखी जा रही हैं। सरकार उस राहत को सीधे जनता तक पहुंचाना चाहती है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक पेट्रोल डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर थी, जिसे अब घटा कर दिया गया है। डीजल पर लगने वाले 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। अनुमान है कि कंपनियां पेट्रोल डीजल की बिक्री में करीब 48.8 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठा रही थी। सरकार की तरफ से टैक्स में की गई इस कटौती से कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई कर सकेंगी और बाजार में तेल की सामान्य सप्लाई को बनाए रखेंगी। हमारे साथ अनुज इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुज, एक बड़ा फैसला है जिससे कि आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, वरना दुनिया में तो इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचाओ। कई देशों में तो पेट्रोल डीजल खत्म भी हो चुके हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से मिडिल ईस्ट का संकट है, उसके बीच तमाम तरह की योजना बनाई जा रही, तमाम तरह के आश्वासन और तमाम तरह के वादे भी किए जा रहा है। उसी कड़ी में आज सुबह जिस तरह से ये गुड न्यूज़ आई तो लोगों को राहत भरी खबर। और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को कि इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी जो 13 से थी पेट्रोल का, उसको 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होगा 3%, और बाकी जो डीजल का था उसमें 10% घटा के 0 कर दिया। तो अपने आप
पे सीएम योगी ने आभार व्यक्त किया है। और दूसरी ओर पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिस तरह से ह्यूमर बढ़ रहा था, जिस तरह से बातें की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं लोग पैनिक स्थिति हो रही थी, अफवाह का बाजार गर्म हो रहा था। पर इस तरह से गुड न्यूज आने के बाद लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है और लोग उसको लेकर काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि संकट के बीच में इस तरह के फैसले जो कड़े लिए गए वो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब दिखाता है कि कितने हम मतलब अपने आप में प्रभावी हैं और कितने हम मतलब शक्तिशाली हैं कि इस तरह का निर्णय लेने के लिए हम हमेशा से तैयार रहते हैं, क्योंकि नागरिकों के तौर पर, जनता के तौर पर सही फैसला हो। जी, इससे क्या कीमतों में भी कोई असर आएगा? कह रहे कीमतों में असर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कीमतें बढ़ेंगी नहीं। अब बिल्कुल जब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई तो कॉमन सी बात है कि जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देगी और इसको लेकर खुद ट्वीट भी किया गया। पर खास तौर पर बात है कि लोगों में जिस तरह से ये हलचल थी, जिस तरह से चिंता थी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम ना बढ़ जाएं, कहीं डीजल के दाम ना बढ़ जाए। हालांकि कुछ दिन पहले प्रीमियम पेट्रोल पे भले ही कुछ 102 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई थी, उसके बाद जो पेट्रोल की जो कीमत है वो स्तर है बाजार में। पर योगी आदित्यनाथ लगातार साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, किसी तरह की जो रूमर है, यानी जो जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से लोगों तक मैसेज कन्वे किया जा रहा है और जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को कहा है कि फील्ड पे उतर के जो पेट्रोल पे जहां पे कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतार है, गैस की कमी हो रही है, बहुत जगह ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रहे हैं? क्या कहीं से आपको रिपोर्ट मिली है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजधानी लखनऊ से साथ साथ अन्य जिलों में इस तरह की कोई भी तस्वीरें नहीं। गैस की जो टाइम पीरियड था, शुरुआती में थोड़ी सी हलचल देखी थी, चिंता की लकीरें थी, भीड़ देखने को मिली थी, वो अफवाहों का असर था। उसके बाद मोर्चा संभालते हुए अधिकारी ने फील्ड पर खूब पसीना बताया, समझाने बुझाने में कामयाब रहे और सोशल मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए और न्यूज चैनल के जरिए लगातार ये बातें बताई गई कि किसी तरह की गैस की कोई भी समस्या नहीं, भारी स्टॉक है, घरों तक सिलेंडर पहुंचेगा। पहले 25 दिन की बात की गई, फिर बाद में फिर फेक न्यूज आती है कि 45 दिन ग्रामीण को रहेगा, शहरी का 25 दिन रहेगा। बाद में कहा जाता है ये भी फेक न्यूज है। दोनों जगह रूरल और अर्बन में सेम समय पर सेम टाइमिंग का जो गैप पीरियड है उसी पे पेट्रोल मिलेगा। पर पेट्रोल को लेकर जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है वो हमने जो आज रियलिटी चेक खुद राजधानी लखनऊ में किया कि लोग जो पहले 1 से 1.5 लीटर डलवा रहे हैं वो लगातार 9 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर गाड़ियों में, टैंकों में भी टैंक फुल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और वहां के जो पेट्रोल पंप के जो मालिक है साफ तौर पर कहना है कि एक टैंक जो आता है वो 12,000 लीटर होता है, वो 24 घंटे रन करता है। पर इन अफवाहों के कारण, इन जो गलत जो ह्यूमर फैला है, जो गलत तरह की जो फेक न्यूज फैली है, उसके कारण लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं और एक टैंक की जगह हमें 2 टैंक मंगाना पड़ रहा है। और दूसरी ओर सबसे बड़ी ये कि ये 2 टैंक और जब आते थे वो त्योहारों के सीजन पे ही आते थे, पर इस तरह के अब रोज आने लगे। पर जो ड्राई की जो समस्या आ रही है उसको टेक्निकल तौर पे बताया है कि जो प्राइवेट जो टैंक होते हैं जिनके जरिए वहां से फ्यूल भरा के लाया जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने आधे रास्ते में मनमानी करते थे, टैंक में से पेट्रोल को वहां से चुरा लेते थे, यानी वहां से चुरा के बेचते थे। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी यहां से जाते हैं पेट्रोल के, वहां जाके निरीक्षण करते हैं, छापे करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगता है कि पेट्रोल में कहीं कहीं घालमेल करते हैं, मिलावट करते हैं। तो वो इस तरह के जो प्राइवेट जो टैंक वाले करते हैं, इसके वजह से वो टैंक सही समय एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें लोग प्लास्टिक कंटेनर लेकर भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे हुए हैं। अव्वल तो ये पहले ही सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है कि सिर्फ बाइक गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में और कार्स में, मतलब जो मोटर वाहन हैं उनमें ही पेट्रोल डीजल दिया जाए। ऐसे अलग से प्लास्टिक कंटेनर्स में पेट्रोल डीजल देने का मतलब नहीं है और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है सर से पेट्रोल बांटना या फिर डीजल बांटना। खैर, इस पर नजर रहेगी हमारी और सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं। कम से कम इस तरह से पेट्रोल डीजल का वितरण ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों से भी अपील है कि वो पैनिक ना करें और पैनिक में जाकर खरीदारी ना करें जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े पेट्रोल पंप पर या फिर देश में तेल और गैस की सप्लाई पर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।